एक एनिमी टेरिटरी में सर कूद जाना विदाउट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, जो उनका माइंडसेट होता है वो ट्रेनिंग इस तरह का होता है कि उनके सामने सिर्फ उनका मिशन है और मिशन की कामयाबी। इन्वर्टेड फ्लाइंग फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का 2015 की बात थी या 2015 और जो इन्वर्टेड फॉर्मेशन आपने चालू किया था, जो आपने 2005 में चालू किया था, उसके वीडियो मेरे पास है और यकीन मानिए एक्साइटमेंट था। दिल्ली जो कि मेरा होम टाउन, ठीक है, आप अमर जवान ज्योति के आसपास वहाँ पे आपको मौका मिला है एक फॉर्मेशन तैयार करने का जो हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं थी। उस एरिया में आई वाज जंपिंग फर्स्ट टाइम, और फर्स्ट टाइम आप एक अनजान जगह में जंप कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स काफी हैं, इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन इट इज बियॉन्ड एक्सप्रेशन वर्ड्स। आई कैरिड नेशनल फ्लैग, ऑफ कोर्स मेरे साथ था, अपनी वाइफ और बच्चे की फोटो, दुर्गा जी की फोटो थी। मैं कुछ फोटो आप शेयर करूंगा आपसे, जिसमें जब मैं हेलीकॉप्टर निकला था, आई जस्ट came out from the helicopter holding the bars. I looked down the spot like okay, and I gave thumbs up to pilot, okay, and I just blinked for 1 second my eyes and out. The other jumper overlooked our formation and they started spiral. So bang on आगे से head on, just almost not more than 20 feet head on to me. I just shouted, and what I yelled, what I shouted, और स्पेशली नाइट जंप में चाहे वो राउंड कैनोपी सेकंड जंप हो, उसमें हर बार लगता है आज नाइट जंप कर लिया, अगली बार। Welcome to Valor Diaries, where we dive into the lives of extraordinary people who stretch the very boundary of courage, service, and adventure. Today we have the honor of having with us Group Captain Jai Kishan. Group Captain Jai Kishan, he is no ordinary person. He is a officer of the Indian Air Force and currently the principal of Himalayan Mountaineering Institute. He has more than 2,000 parachute jumps under his belt, 6 world records. He's done a dive over the Everest. He holds multiple presidential awards, and we can just go on and on about his achievements. But we would like to know more about Group Captain Jai Kishan. So thank you for being with us today. It's an honor to have you, sir. Thank you, and very beginning, I would like to correct you. I'm an ordinary person. I have 2 hands, 2 legs, 2 eyes, a small heart, not a big heart, a small heart. So like any normal common human being, I am just an absolutely normal human being. Thank you. No sir, that's your that's the humble you speaking, sir. I think we are really honored to have you here, sir. So to start with, sir, we want to know कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, sir. The journey, how did it begin, sir? Schooling कैसी थी, कैसे हम Air Force तक पहुँचे? Like just a little bit, let's go back to your early childhood, sir. Well, very interesting question you ask. मतलब I have to literally go back to वो तो मूवी का flashback होता है, याद करना बचपन से. Though I was not prepared for that, but it's a good opportunity. I studied in a government school and so where were you born, sir? Born brought up in Delhi. Okay, proper Delhi. बिल्कुल दिल्ली है, गोल मार्केट के आसपास NP बॉयज मंदिर मार्ग स्कूल है, और उस समय का बहुत ही हमारा स्कूल का नाम ही काफी था, दादागिरी में। तो वहाँ से हम पढ़े लिखे, अपना 12th किया, आर्ट्स स्टूडेंट था मैं, लेकिन जो अंदर एक कुछ करने की तमन्ना थी देश के लिए, आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए, वो मेरे को क्लास 3rd 4th से थी। हम स्कूल में जो हम जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, जो हमारे जो नेशनल फेस्टिवल होते थे, हम तरह तरह की ड्रेस पहन के राष्ट्रीय गान करने के साथ स्किट्स करते थे, भगत सिंह जी के नारे लगाते हम स्किट्स करते थे, चंद्रशेखर आजाद जी के हम जो उनके डायलॉग्स थे, उन सब से शुरुआत होकर शायद वो एक जुनून था कि आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, और एनसीसी नेशनल कैडेट को दैट गेव मी अ प्लेटफॉर्म कि मैं एनसीसी ज्वाइन किया, और 12th तक क्लास में मैं 4 साल तक एनसीसी में था। उसके बाद आई गॉट इनटू शिवाजी कॉलेज, ज्योग्राफी ऑनर, वहाँ पर मैंने एयर विंग एनसीसी कंटिन्यू करी, नंबर 1 दिल्ली एयर स्क्वाड्रन एनसीसी। सर व्हाई एयर विंग, सर क्यों चूज करा आपने एयर विंग एंड एयर फोर्स सब्सिक्वेंटली? देखिए, अगर अभी हम जिस स्टूडियो में बात कर रहे हैं, ऑफिसर बात कर, ऊपर से जैसी एक जेट निकल के आएगा तो आप कमरे से बाहर आएंगे, जेट, वाओ। तो चाहे आप बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, किसी भी एज ग्रुप में हैं, छोटे बच्चे भी हैं, तो जैसी जहाज ऊपर है तो यू वुड लाइक टू फ्लाई, यू वांट टू गेट इनटू द स्काई। और जब आपके अंदर कहीं हल्का सा भी देशभक्ति का जज्बा आएगा तो आपके मन में यही आएगा कि आई शुड गेट इनटू आर्म फोर्सेस, वे यूनिफॉर्म, एंड इफ आई बिकम फाइटर पायलट, बॉर्डर के उस तक जाके ठोक करके आऊंगा पाकिस्तानी को। ये सब चाहे वो कोई भी हो। तो बचपन में हम जो है स्केल से एरोप्लेन बनाते थे,
तो ये मेरा एक क्राफ्ट है, यहाँ से उड़ के आ रहा है, मैं वहाँ गया, वहाँ पे अटैक किया। सो इस तरह की फीलिंग बचपन से थी। एंड एयर विंग का मेरे को ऑप्शन मिला एनसीसी में, एंड इट इज कट सी सर्टिफिकेट दैट आई गॉट इनटू एयर फोर्स। सी सर्टिफिकेट, ABC सर्टिफिकेट होते हैं, तो सी सर्टिफिकेट द्वारा मेरे को मौका मिला एनसीसी में, एनसीसी के थ्रू SSB इंटरव्यू क्लियर करने का। एंड देन आई गॉट इनटू 156 पायलट कोर्स। ओके सर। इसमें मेरे को मौका ही मिला HPT-32 एयरक्राफ्ट फ्लाई करने का। एंड अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट, हाँ, तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली कुड नॉट कंप्लीट द फ्लाइंग ट्रेनिंग। देन मेरे पास ऑप्शन था। एयरफोर्स इज अ वेरी बिग हार्टेड ऑर्गेनाइजेशन व्हिच गिव्स अ प्लेटफॉर्म। अंडरस्टूड सर। तो दे गिव मी ऑप्शन कि आपने SSB क्लियर किया है तो आपके पास और भी ऑप्शन है, तो यू वुड लाइक टू गेट इनटू नेविगेशन और द ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर्स कोर्स। तो आई ऑप्टेड फॉर ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर कोर्स। उसमें 98 GDOC में था और 96 में कमीशनिंग हुआ मेरा। उसके बाद आई गॉट इनटू एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग। वहाँ पे 1.5 साल तक मैंने। कुछ इंसिडेंट एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो आपको याद हो दैट यू वांट टू शेयर? मेरी पोस्टिंग, फर्स्ट पोस्टिंग बंगाल सेक्टर में थी, टुवर्ड्स बिटवीन, आई वोंट से एग्जैक्ट प्लेस, बट बागडोरा और गुवाहाटी के बीच में मेरे को एक जगह पे काम का मौका मिला। और 1.5 साल तक मैंने फाइटर फ्लाइंग देखी, फाइटर फ्लाइंग का कंट्रोल भी किया। जो बचपन से सपना था कि मैं फाइटर पायलट बनूंगा और उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश भी करी, काफी हद तक जा था। किसी वजह से अगर नहीं बन पाया तो क्या, कम से कम जो हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, फाइटर्स पायलट्स हैं, उनके साथ एक काम करने का मौका मिला। दे वर डूइंग वेरियस मिशंस, डे मिशन, नाइट मिशन एंड ऑल काइंड ऑफ कॉम्बैट प्रिपेयर्डनेस दे वर डूइंग। तो एक था, अगर मैं नहीं बन पाया तो क्या, कम से कम उनकी सपोर्ट टीम में तो हूँ मैं। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर सर इज आवर आईज एंड ईयर्स। यस, जो उनका पायलट्स का और जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और जो फाइटर कंट्रोलर्स होते हैं, उनका जो बीच का रिश्ता होता है, इतना मजबूत रिश्ता है कि एक भरोसा करते हैं, क्योंकि व्हेन दे आर एंगेज इन मिशन, दे आर द पीपल हु आर सपोर्टिंग ऑन ग्राउंड। आपने राइटली बोला ना, आईज एंड ईयर्स, दैट इज एक दूसरे के पल्स को समझ सकते हैं। जब एक ATC कंट्रोलर या फाइटर कंट्रोलर की मीठी सी आवाज में जब पायलट ऊपर फ्लाई कर रहा है, एक मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ कि सर वी आर विद यू, दे थिंक्स कि यस पीपल आर देयर हु आर ऑलवेज विद अस। वाओ सर। एंड सर लाइक हैज इट ऑलवेज बीन like was it very intense also at times? Like air traffic controller बोला जाता है one of the most stressful jobs in the world. It is, see, every job has their own if and buts, and that is why we are trained. अब देखिए फाइटर पायलट्स ऊपर ऑल अलोन एक फाइटिंग मिशन पे जा रखे हैं, एंड एनी मेडिकल पर्सन, he or she is operating, doing a work in ऑपरेशन थिएटर, तो स्ट्रेस और ये सब चीज़ हर जगह होती है। और हर एक प्रोफेशन की एक अपनी ट्रेनिंग का पैटर्न होता है, जहाँ उस शख्स को इतना कॉन्फिडेंस दिया जाता है कि वो अपनी फील्ड में माहिर बने और जरूरत पड़ने पर एक सही रिजल्ट दे सके। सर हम बहुत डरते थे हमारी ATC से। क्या लोग आपसे डरते थे? नहीं, डर नहीं होता है, एक दूसरे से विश्वास जो बनता है, जो बॉन्डिंग होती है वो होती है। और डर तो हर जगह थोड़ा बहुत होना चाहिए। जब डर होगा तो इंसान जो है सही काम करने के रास्ते निकालेगा, प्रोसीजर को फॉलो करेगा, एक दूसरे को समझने का मौका देगा। That's really insightful, sir. Going forward, sir, like adventure का कीड़ा सर क्या, was it always there inside of you? How did, like, can you please tell us the journey from Air Force to HMI, sir? How did that happen, and your journey through various adventures? Like, even before that, sir, we would like to talk about your parachute jumping, and we would love to know कहाँ से ये adventure का कीड़ा है? See, I told you कि बचपन से देशभक्ति का जुनून था, आर्म फोर्सेस ज्वाइन करनी है, and I used to learn martial art, जिम जाते थे, and you can call me a street fighter or a street dancer also. अच्छा, wow. कहीं होली हुई, दिवाली, तब झगड़ा करने सबसे पहले हम स्ट्रीट पर हम ही पहुंचा करते थे। कुछ भी यस। तो एक अंदर कहीं ना कहीं कुछ जुनून था कि कुछ करना है। और जब एक बचपन से आपके दिमाग में एक जुनून हो कि मेरे को एक फाइटिंग आर्म्स में जाना है, लीड कॉम्बैट मिशन की तैयारी करनी है, हम बचपन चोर सिपाही भी खेलोगे आपने, हाइड एंड सीक, तो वो जुनून कहाँ से आता है कि ओके आई एम अ पुलिस पर्सन, आई एम गो एंड किल दैट थिंग्स वगैरह जो होते हैं।
तो उस तरह का जुनून शुरू से था, और शायद एयरफोर्स में मेरे को ATC के साथ साथ एक मौका मिला टू बिकम अ पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर। ओके सर। They are the instructor who are responsible to impart parachuting training to all the allied forces in Indian Armed Forces. In Indian Army. Indian Armed Forces. Armed Forces mean Army, Navy, Air Force. In fact, paramilitary forces personnel also coming for this parachuting training. And parachuting training combat mission के लिए है, जहाँ पे कि आपको जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पैरा ड्रॉप करना है, जैसे तंगेल ड्रॉप हुआ 1971 में हुआ था, 71 की वॉर में तंगेल ड्रॉप, जहाँ थाउजेंड्स ऑफ पैराट्रूप्स को एक साथ ड्रॉप किया था लोअर हाइट से, राउंड कैनोपी आपने देखा होगा। हाँ जी, यस सर। अदर पैराशूटिंग का एडवांस स्टेज आता है कॉम्बैट फ्री फॉल, इन विच यू आर जंपिंग एज हाई एज फ्रॉम 30,000 फीट, फॉल कर रहे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है आपके साथ, विद कंप्लीट वेपन लोड के साथ, नाइट मिशन में आप ड्रॉप कर रहे हैं, यू आर ग्लाइडिंग अ पैराशूट टू रीच द टारगेट। एंड ऑफ कोर्स इस तरह की ट्रेनिंग जो है अलाइड फोर्सेस को दिया जाता है, चाहे आप मेरिन कमांडोज की बात करें, पैरा कमांडोज की बात करें, एयरफोर्स के गरुड़ कमांडोज की बात करें, बाकी NSC कमांडोज, ये सब जो है इनको पैराशूटिंग की ट्रेनिंग जो है एयरफोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पैराट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल में। सर आप इंस्ट्रक्टर थे, मतलब which is Yes, like I'm still instructor. seriously an instructor, sir. Can Yes. you tell us, sir, कैसा था that journey, आपका first dive going forward from a like a jumper to a combat free fall? सर आपने उसमें भी कुछ records I believe हाँ. सर सेट किए, we would like to Yes. know about it. जब ऐसा ना मैं कहा कि एयरफोर्स का दिल बहुत बड़ा है, एंड दे गिव्स प्लेटफॉर्म टू एवरीवन। आपको देश की सेवा करने के साथ साथ एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे कि अपन पैशन को पूरा कर सकते हैं। और सिंस आई एम मिलिट्री पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर, तो कॉम्बैट पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर, तो शुरुआत होती है एक इंस्ट्रक्टर बनने के लिए जिसकी ट्रेनिंग होती है करीब करीब 8 महीने की। अच्छा। इट इज नॉट लेसर देन द कमांडो ट्रेनिंग जो होती है फिजिकल फिटनेस के हिसाब से। अगर मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं, जो हमारा क्वालिफाइंग टेस्ट होता है PT का, उसमें हमें 2500 सिटअप्स करने पड़े थे। 2500 सिटअप्स, 2500 सिटअप्स। ठीक है, तो एंड हाउ ओल्ड वर यू सर? दैट टाइम आई थिंक आई वाज 27 28 मे बी 27 के आसपास, प्लस माइनस 6 मंथ लगा लीजिएगा। ठीक है, वो सिटअप्स कैसे कर लिया आज तक ध्यान नहीं है। ठीक है, क्योंकि दिमाग में था कि जो बनना है, जो करना है वो करना है, और वो मौका मिला। टॉकिंग अबाउट अ जंप फेस ट्रेनिंग होती है पहले इंस्ट्रक्टर का, उसमें जंप फेस भी मिलते हैं आपको। तो फर्स्ट फेस होता है बेसिक पैरा जंप का कोर्स होता है, 5 जंप्स मिलते हैं। उसमें फर्स्ट जंप में आपको कुछ नहीं मालूम है, सन्नाटा होता है कि आप जब जहाज से बाहर जंप कर रहे हैं तो क्या कुछ पता ही नहीं आपको। टैंडम में होता होगा फर्स्ट? टैंडम तो खैर नहीं, सोलो स्टैटिक लाइन। ओके। ग्राउंड कैनोपी आपने देखा होगा, Automatically. ऑटो स्टैटिक लाइन खुलता खुलता है, है। 1250 फीट की हाइट है। आप को पूरी ड्रिल सिखाया गया है, यू आर वेटिंग फॉर येलो ऑन ग्रीन ऑन गो। ठीक है, सर लाइक येलो होते हैं वो, इज इट? यस एम्बर। तो जैसी येलो होती है वो आपको करीब 2 मिनट पहले का टाइम पे मिलता है एग्जिट से पहले, तो यू जस्ट वेटिंग, ओके येलो आ गया। और 2 मिनट ऐसे निकलते थे, कितने 2 मिनट 2 साल ऐसे लगते हैं कि इतना लंबा टाइम हो गया। ग्रीन आता है, बजर बजा एंड यूर आउट। तो फर्स्ट इन फुल डार्कनेस, डे जंप, स्टार्टिंग डे जंप, फर्स्ट जंप का है। तो अब आप फर्स्ट जंप पे आपको पता ही नहीं, आप सोचे निकलू नहीं, अगर आपने हाइटेशन के तो आपको हल्का सा पुश कर देंगे, मतलब असिस्ट। वी डोंट थ्रो जंपर, वी असिस्ट जंपर टू गो आउट। हाँ जी। लाइटर वे में कई बार उसे चाहने वाले बोलते हैं कि हमें धक्का दे दिया, लेकिन धक्का नहीं, वो असिस्ट करना होता है। तो इस तरह से फिर वो पहला जंप जो होता है, अब आप जहाज निकल चुका है, पैराशूट खुल चुका है, टोटल साइलेंट, सब कुछ शांत है। आप नीचे आ रहे हैं, आपने यहाँ देखा, बाकी पैराशूट भी खुले हुए हैं। देन स्लोली कमिंग डाउन, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर लैंडिंग पोजीशन, इमरजेंसी ड्रिल करना है, ये करना है, वो करना है। उसके बाद देन यू लैंड। ओह वाओ, लैंडिंग हो गई, फर्स्ट जंप कंप्लीट, फर्स्ट जंप हो गया। सेकंड जंप में आपको थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि फर्स्ट जंप में आपको कुछ मालूम नहीं था क्या कब बाहर निकल रहा है। सेकंड जंप में यू नो कि अभी क्या होने वाला है, तो थोड़ा सा धुक होती है। जो बोले नहीं होती झूठ बोल रहे, और होनी भी चाहिए, तभी सही कार्रवाई होगी। ठीक है, तो वो हुआ सेकंड जंप। उसका फिर कंटिन्यूअस ट्रेनिंग, रिफ्रेशर कोर्स, देन वी डिड नाइट स्टैटिक लाइन जंप्स आल्सो, वेरियस एनवायरनमेंट। लेह में भी जंप किया,
हाई एलिटी में जाकर के उसके बाद जब 100 जंप्स के बाद वी गॉट इनटू कॉम्बैट फ्री फॉल ट्रेनिंग, कॉम्बैट फ्री फॉल इंस्ट्रक्टर्स ट्रेनिंग के लिए। सर फॉर अ व्यूअर जिनको नहीं पता है लाइक अ मिनट ऑन कॉम्बैट फ्री फॉल क्या होता है, टू एक्सप्लेन। तो आई से पैराशूटिंग का एडवांस स्टेज होता है स्काई डाइविंग, जो आपने देखा होगा जेम्स बॉन्ड जो आ रहा है, बचपन में हम भी देखते थे कि यार ये जो जेम्स बॉन्ड आ रहा है कैसे आ रहा है, हाउ इज फ्लाइंग, बट ही हैज अ स्काई डाइविंग पैराशूट। तो आपने देखा होगा फ्री फॉल जंपर्स आ रहे हैं, पैराशूट उनकी बैक में होता है और एक दी हुई हाइट पर एयरक्राफ्ट से निकलने वाली एक दी हुई हाइट पर दे आर फॉलिंग एट अ रेट ऑफ अराउंड 120 माइल्स 200 माइल्स पर आवर। यानी कि आप एक सेकंड काउंट कीजिए, 1000 काउंट 1000 एंड यू आर 200 फीट डाउन। वाओ, सो दैट्स दिस इज द स्पीड। तो उस स्पीड से आप नीचे आ रहे हैं, यू आर मेंटेनिंग योर वेरियस बॉडी पोस्चर बना रहे हैं और उसके बाद अपनी दी हुई हाइट पे आप अपना पैराशूट डिप्लॉय कर रहे हैं। दैट इज स्काई डाइविंग, स्पोर्ट्स स्काई डाइविंग। आपने देखा पीपल आर मेकिंग वेरियस फॉर्मेशन बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट। आपने आकाशगंगा हमारी स्काई डाइविंग टीम है, एयर डाइविंग टीम है, तो उसमें ऊपर बिफोर ओपनिंग ऑफ पैराशूट व्हाटएवर दे आर परफॉर्मिंग इन एयर दैट इज कॉल्ड RW, रिलेटिव वर्क, जिसमें कि जंपर्स आर गेटिंग क्लोज टुगेदर, मेकिंग रिंग्स, एंड देन बिफोर ओपनिंग पैराशूट दे आर जस्ट ट्रैकिंग आउट एंड देन ओपनिंग पैराशूट। अदर फॉर्मेशन नोन एज CRW, कैनोपी रिलेटिव वॉक। ओके सर। तो उसमें क्या यू मस्ट हैव सीन द ब्यूटीफुल ट्रायंगुलर फॉर्मेशन बनाते हैं, आपने मेरे ख्याल से टी-शर्ट भी बनाया आकाशगंगा। तो आई वाज फॉर्चूनेट एंड ब्लेस्ड टू लीड दैट टीम आल्सो। And sir, it is beautiful. I don't know how many of our viewers have had witnessed it. We'll share some videos. मतलब yes, Haji, we'll share. आकाशगंगा टीम जो है एक ऐसी टीम है जिसने बहुत से रोमांच के साथ साथ यूथ को मोटिवेशन का काम ही किया है। We perform various display all across India as well as abroad. युवाओं को देखने का मौका मिलता है कि हमारी आर्म फोर्सेस हमें देश की सेवा करने के साथ साथ ऐसे एडवेंचरस स्पोर्ट्स के लिए मोटिवेट करती है, प्लेटफॉर्म देती है। So it is very risky, sir. Can you talk about the risk elements involved, sir? It is very risky, like मतलब रिस्क इन्वॉल्व है बिकॉज विदाउट रिस्क देयर इज नो एडवेंचर। of course. और जिस शख्स ने यूनिफॉर्म पहनी है, चाहे वो किसी ब्रांच में किसी भी स्ट्रीम में है, अगर किसी शख्स ने ये दिखाया कि मेरे को आर्म फोर्सेस में आना है, तो ही इज वॉलंटियर टू टेक ऑन एनी रिस्क। क्योंकि जो भी आर्म फोर्सेस में आया उसका पहला लक्ष्य होता है टू सर्व द कंट्री एंड देयर इज अ कॉल ऑफ द डे टू गो अक्रॉस द बॉर्डर एंड डू द नीडफुल। सो हर एक फौजी के अंदर किसी भी आर्म फोर्सेस में हो, आर्मी, नेवी, एयर फोर्स, एनी पैरामिलिट्री फोर्सेस ऑल्सो, वो जज्बा कहीं ना कहीं है। एंड हमारे बहुत से सीनियर ऑफिसर्स ने कई बार बोला भी है कि ये नौकरी नहीं है, ये सर्विस है, सर्विस टू अ कंट्री। Wow, sir. Sir, this is like so मतलब like just seeing that amount of risk and like it is humbling. It is humbling to hear this. Sir, any one dive which you'll always remember, sir. One dive which you'll always remember. किस तरीके से sir, sir, there are many incidents. Sir, we would love to know incidents and दो तीन scary वाले, सबसे अच्छे वाले, सबसे beautiful वाले, जहाँ पे आपकी लाइफ, यहाँ पे बिल्कुल लगा कि लाइफ शायद चली जाएगी। हम लोग 3-man हैंड प्लेन जो आपने ट्रायंगुलर वर्टिकल देखा है, उसको हम पैरेलली फ्लाई करने का इंडिया में रिकॉर्ड अटेम्प्ट करने वाले थे। एंड इट स्टार्ट विद इन्वर्टेड पैराशूट फॉर्मेशन। ओके सर। ये प्रैक्टिस हमने 2005 या 2006 में फर्स्ट टाइम देखी थी, जब हमारी एक जॉइंट एक्सरसाइज थी रशियन ट्रूप्स के साथ, एंड दे वर डूइंग इन्वर्टेड पैराशूट फॉर्मेशन। So I picked up that trick without any master or without any guide. तो थोड़ा if and but करते ट्रायल करके we start making formation और हमने की। और हम 3 जंपर्स थे, इन्वर्टेड फॉर्मेशन हम कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने 3 वे उसको पैरेलल फ्लाई करने के लिए किया तो तीनों कैनोपी फ्लाई कर रहे हैं, बट दे गॉट डिस्टर्ब एंड द थर्ड कैनोपी गॉट रैप्ड अराउंड विद द अदर जंपर। Oh God. And it is happening at a height of 9,000 feet के आसपास। And you were also Yes, I was the lead in that because we were pursuing very hard कि ये करना है। तो नेशनल रिकॉर्ड तो बन गया 3-man का, लेकिन उसका फिर we followed the emergency drill, we got dealing to each other, we operated our reserve parachute and landed safely. So you made it sound very easy.
आपने बहुत It is difficult. It is so and like और- this so free fall is very few seconds, right? So मतलब free fall is second, and the formation which I am telling, this is CRW, the formation parachute खुलने के बाद बनाते हैं, ठीक है. And even free fall में you are falling at such a high speed, fast speed कि आपको अपनी बॉडी को बैलेंस करना है. It is not कि आप ऐसे ही स्टेबल फॉलो कर रहे हैं. With so much of pressure, your body get disturbed. Of course. You can get into tumble. Yes. Down, spin में आ सकते हैं. Emergencies can happen. So many things are there. तो बस ट्रेनिंग जो होती है इतनी हार्ड है, इतनी सिस्टमैटिक है कि प्रोसीजर इन प्लेस. पर डर लगा होगा सर एक डर जो बोलता है डर नहीं लगा वो झूठ बोल रहा है. So do you remember your thoughts उस टाइम पे क्या सोच रहे थे? कुछ याद है सर? Like उस समय- that very moment जब आपने देखा कि वो फंस गई है. जब हम कोई भी एडवेंचर स्पोर्ट्स हो या कोई मिशन हो या कोई भी काम कर रहे हैं तो वी आर प्रिपेयर फॉर दैट. और जब वो एक प्रिपरेशन होगी और एक हो रहा है जब आप एक्चुअल में कर रहे हैं. जब आप एक्चुअल में कर रहे हैं उस इवेंट को या उस मिशन को या एक्टिविटीज को, तो यू आर फुली एंडोर्स इन दैट. यू आर नॉट बॉदर कि क्या होगा. यू आर प्रिपेयर्ड कि जो हो रहा है उस समय आप कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, दैट्स मैटर. जब उससे आप निकल के बाहर आ जाते हैं देन यू रियलाइज कि यार क्या कुछ गलत हो सकता था. वो स्प्लिट सेकंड का डिसीजन मेकिंग ऐसे ही काफी इंसिडेंट है. हम एक बार अब्रॉड में थे, वहां पे भी ऐसी फॉर्मेशन फ्लाइंग कर रहे थे. एक फॉर्मेशन हम बनाए थे ट्राइकलर, एक फॉर्मेशन दूसरे जंपर बनाए थे. सो द अदर जंपर ओवरलुक्ड आवर फॉर्मेशन एंड दे स्टार्ट डूइंग स्पाइरल. तो बैंग ऑन आगे से हेड ऑन जिसे बोलते हैं ना. ओह गॉड. ठीक है. एंड आपको दिख रहा था लाइक दैट वी आर बिजी इन आवर फॉर्मेशन. ऊपर एक दूसरे नीचे आने की कोशिश कर रहे लाइन पकड़ के वी 3 मैन. वो सामने से एक जंपर ऐसे घूमता हाइट लूज करने के लिए. बाय टाइम ही वाज जस्ट ऑलमोस्ट नॉट मोर देन 20 feet head on to me. I just shouted, and what I yelled, what I shouted, I can't say the word on open platform. मैं कहा मार दिया, बस मार गए. इतना बोला. लीडिंग सर. I was leading this formation. मैं कहा गए आज तो. और जो वर्डिंग निकला, I don't want to get that wording. और that jumper bang on to us again, wrapped his canopy wrapped around my neck. यहाँ पे I was totally blind. And this is at what altitude sir approximately? This was again around 10,000 feet. That's low sir, that's low. 10,000 feet. और नीचे जो है it was air show as well. तो नीचे जो एयरक्राफ्ट है उनके प्रोपेलर्स भी रन कर रहे हैं. So lot of things were happening in mind. कि अगर हम यहाँ से गए और बच गए तो नीचे प्रोपेलर में घुस जाएंगे. That thoughts came in mind. Other jumper is saying कि sir we'll de-link and make a hold because I was not able to see anything. Is it possible to hear each other at that? हाँ वो तो शाउट करते कुछ चीज समझ में आएंगी कुछ नहीं आएंगी. ठीक है. और खास तौर से जब इमरजेंसी होती है तो आप कितना भी कोशिश करें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंफ्यूजन रहेगा. और खास तौर जब एक्चुअल में इस तरह यू कांट सी एनीथिंग. Of course. अगर कैनोपी आपके नीचे रैप हो तो एक्चुअली यू कैन सी अराउंड. आपके सामने कैनोपी. पूरा गर्दन लाइन यहाँ से गई हुई थी. तो somehow I pulled my thumbs inside and लाइन को क्लियर किया तो 2-3 लाइन टूट करके कुछ हुआ. With God grace that canopy got disentangled, निकल गया. और जो जंपर था जिसने हमें रैप किया था he did cut away, we call it cut away. उसने पैराशूट अपना डीलिंग किया and he operated reserve parachute. These things are happening at 9,000 10,000 feet. नीचे से किसको क्या किसी को पता ही नहीं क्या चल रहा है. मालूम ही नहीं. और उसके बाद नीचे लैंड करके जब मैंने निकाली ओहो तलवार निकाल, मैं आज काट दूंगा सब. तो उसके बाद मेरे कमांडर ने बोला जय यू आर शॉक टू सी. I was taken to a medical aid and there a good nurse, she said sir you got a second life. आपकी जो ये वोकल कोड थी ये चली जाए, बस बच गई है. You would have gone. तो I just when my commander heard this thing तो उन्होंने शाम को ब्रीफिंग ओके जय I believe you should take rest tomorrow. मैं तो भाई सर yeah you had an incident. मैं कहा सर अगर इंसिडेंट से मैं घबरा के कल परफॉर्म नहीं करूंगा तो मैं शायद जिंदगी में कभी परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा. लेट प्लीज अलाउ मी
and he was quite a senior officer, very well experienced. So I literally begged to convince him. I said, no sir. And that time I was squandered only. जोश भी अभी भी है, उसमें कुछ और ही होता है, जुनून. तो then he got convinced, and but next day when we were supposed to have that again a display, because of storm condition, the whole air show was called off. That is insane. और भी ऐसी हैं, और कॉम्बैट पीपल जब होता है नाइट, डे जंप में यू आर सीइंग एवरीथिंग, नीचे क्या है, जमीन क्या है, सब कुछ आसपास आसमान सब कुछ दिखाई दे रहा है. नाइट कॉम्बैट फ्री फॉल में यू जस्ट जंपिंग, ओपनिंग अ पैराशूट इन अ लाइक यू आर जंपिंग इन अ वेल, कुएं में कूद रहे हैं आप. you cannot see anything. You can't see anything. जो भी आपको दिखाई दे रहा है, आपको बस वो लाइट कहीं दिखाई दे रही है. The beautiful sight. ब्यूटी भी है. और so is it like clear sky में जंप करते हैं कि क्लाउड्स से भी does not matter sir? It depend कि एनवायरनमेंट कैसा है, किस तरह का मिशन है. क्लाउड कंडीशन को देख के करते हैं, हवा को देख के जंप करते हैं. तो कॉम्बैट फ्री फॉल में और स्पेशली नाइट जंप में, चाहे वो राउंड कैनोपी स्टाइल लाइन जंप हो, उसमें हर बार लगता है आज नाइट जंप कर लिया, अगली बार बस काफी है. लेकिन ये उस समय का थॉट होता है कि आज होगी, उसके बाद नेक्स्ट डे अगेन यू आर प्रिपेयर टू रिपीट द सेम नाइट जंप. दिस इज जो जुनून होता है, आप उसे ये कह सकते हैं. आपने बोला कीड़ा क्या होता है सर? ये कीड़ा होता है. मैं इमेजिन सर एक जो एक पैरा कमांडो या फिर एक गरुड़ या फिर एक मार्कोस, जब दे आर जंपिंग विद द जंप एंड उनके पास एक मिशन है. यस. एंड दैट्स अ लाइक दैट मिशन माइट बी अ like more popular हो गया, that might be a surgical strike, that might be a covert operation, that might be any kind of operation. So how, मतलब sir, like is it just the training जो उनके mind को ऐसा structure करता है? You work with para commando sir, आपने उनको first hand training दिया है. First of all sir, what is उनमें ऐसा क्या अलग है कि they are able to execute such things? जो इंडियन आर्म फोर्स के अलाइड फोर्सेस हैं, या मैं एक किसी भी सैनिक के बारे में बात करूं, सबसे पहली बात है वो भारत की मिट्टी से जन्मा है, भारत की माताओं के, मतलब हम सभी हैं और वहां से हम आए हैं. तो एक जज्बा है हमारे जो रगों के अंदर है. सबसे बड़ी ताकत हमारी भारतीय सैनिक की वो है, चाहे हम किसी भी फील्ड में, किसी भी आर्म फोर्सेस में हैं, किसी भी ब्रांच में हैं. जो जज्बा हमारे अंदर है वो हमारी ज़मीन से है, हमारी मिट्टी से है. भारत की जो हमारी ज़मीन है, हिंदुस्तान की ज़मीन. और कहीं भी हम विश्व में कहीं भी जाए, हर सिटीजन को अपनी कंट्री से प्यार होता है, कहीं भी जाए. लेकिन शायद हम भारतीयों में ये एक अलग ही है, जहां हम अपने फौजी होने के साथ साथ एक नॉर्मल, जो हमारे भारत के एक आम इंसान, आप और XYZ, चाहे वो किसी भी काम में हो, जब उन्हें मौका मिलता है सरहद पे या देश की सेवा करने का, वो कभी पीछे नहीं हटता है. ये जज्बा है. तो जब इस जज्बे से आकर के जब हमारे पास इंडियन आर्म फोर्सेस में जो एनरोल होते हैं और जो चूज करते हैं कि वी हैव टू बी अलाइट अ कॉम्बैट मिशन रेडीनेस के लिए, तो उनका जो जज्बा होता है उनको बचपन से उनके अंदर आता है. वो एनवायरनमेंट, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे रहा, हालांकि मैं फाइटर पायलट नहीं बन पाया, ठीक है, लेकिन जो एनसीसी ने मेरे को कैरियर की शुरुआत में दिया, जो ट्रेनिंग मैंने एनसीसी में करी, वो मेरे आज तक काम आ रही है. इस स्टेज में भी, इस एज में भी, जब मैं इस इंस्टीट्यूट में एज ए हेड इस इंस्टीट्यूट को लीड कर रहा हूँ. आई थिंक ये जो स्टूडेंट्स या कॉलेज स्टूडेंट्स एनसीसी कर रहे हैं, दैट इज अ ग्रेट इंस्पिरेशन कि वो एनसीसी को सीरियसली लें. बिल्कुल, बिकॉज़ इट कैन रियली हेल्प देम इन देयर करियर. आई वाज इन एनसीसी, सो इट इज समथिंग कि काफी लोग कैजुअली लेते हैं. दे शुड टेक इट वेरी सीरियसली. हमारे डिफेंस मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो है एनसीसी में रह चुके हैं. और अगर आप मेरा भी उसमें प्रिंसिपल डैश देखेंगे, उसमें लिखा है एनसीसी कैडेट. शुरुआत तो वही है ना हमारी. आज के डेट में हम कहीं भी हैं, हमारी जो नर्चरिंग थी, जो हमारी ग्रूमिंग थी, वहीं से हुई है. यूनिफॉर्म को कैसे बना के रखना है, अपना स्टिक होना चाहिए, वो सब चीज़ फर्क पड़ता है. तो जहाँ तक मैं भारतीय सैनिक की बात करूँ, अलाइड फोर्सेस की बात करूँ, उनका जज्बा जो हमारे भारत की मिट्टी से है, सबसे पहली वो है. और उसके बाद जो हमारा ट्रेनिंग पैटर्न है, जो हमारी लीडरशिप है,
जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके अंदर हम सीखते हैं, जो चर्निंग होती है, जो ग्रूमिंग होती है, वो काबिल तारीफ होती है। सिस्टम इतना अच्छा है आर्म फोर्सेस के अंतर्गत, और वो एक जज्बा आ जाता है, चाहे आप फिर अगर मैं बोलूँगा किसी भी आर्म, चाहे आर्मी नेवी एयरफोर्स कहीं पर भी हैं, आपको अपने स्ट्रीम में आप इतने माहिर हो जाते हैं कि आप किसी मिशन के लिए रेडी हो सकते हैं, और उसको आप बिना किसी हिचक के और बहुत ही कामयाबी के साथ उसको आप रिजल्ट देंगे। सर एक एनिमी टेरिटरी में सर कूद जाना विदाउट नोइंग व्हाट टू एक्सपेक्ट, सर क्या चलता होगा सर उस टाइम माइंड में सर, मतलब उस समय हाउ डज लाइक व्हाट वुड बी द थॉट्स, मतलब सर वी कैन ओनली इमेजिन सर, हम बस पूछ सकते हैं, वी कैन टेल अस, वी रियली इमेजिन, हमने सर मूवीज में देखा है बस कि ये होता है, बट सर रियल लाइफ में सर हाउ इज इट लाइक ऑन ग्राउंड? आई एम टू स्मॉल टू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज मैंने बताया कि आई ऑलवेज वांटेड टू फाइट एट पायलट, और वो जज्बा था कि ठोक करके आना है किलिंग एक्शन में, वो नहीं कर पाए। एंड आज भी मेरे अंदर जज्बा आता है कि काश मेरे को बॉर्डर पे जाके लड़ने का मौका मिले, एंड इसीलिए शायद मैंने एक ऐसा काम चुना टू बिकम पैराशूट जंप इंस्ट्रक्टर, ताकि कम से कम मैं कहीं ना कहीं, ऑफ कोर्स एवरीवन जो भी आर्म फोर्सेस में वो कहीं ना कहीं एक मेन ऑपरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड मेरे को एलाइड फोर्स के साथ काम करने का मौका मिला, उनको समझने का मौका मिला, और जो उनका माइंडसेट होता है वो ट्रेनिंग इस तरह का होता है कि उनके सामने सिर्फ उनका मिशन है, और मिशन की कामयाबी उनका टारगेट है, उससे नीचे कंप्रोमाइज, उससे नीचे वो बात ही नहीं करेंगे। अभी हम कारगिल की 25वीं सालगिरह मना रहे हैं, इतने तक किस्से हमारे भारतीय सैनिकों के हैं, मतलब रोंगटे खड़े आते हैं। हालांकि मैं उस समय मतलब उसमें कहीं कॉम्बैट लीड में नहीं था, हम किसी और काम में लगे हुए थे, लेकिन जब सुनते हैं हम कितने कितने संघर्ष किए हैं, कैसे कैसे हमने पोस्ट को ऑक्युपाई किया हमारे आर्म फोर्सेस के जवानों ने, और उनको लीड करने वाले ऑफिसर्स ने कितने कितने सेक्रीफाइसेस किए, तो आज भी हमारे रोंगटे और खड़े आते हैं और आंखों में नमी आ जाती है। सर एयरफोर्स का भी सर ऑपरेशन सफेद सागर के बारे में देखिए, ऐसे ऐसे मिशन हुए हैं, कैसे कैसे किन हालातों में उस टारगेट के ऊपर जाके फ्लाई करके आना, टारगेट को आइडेंटिफाई करना, और कॉम्बैट मिशन प्लानिंग करना। आई एम अगेंस्ट, आई एम वेरी स्मॉल टू टॉक अबाउट स्पेशल मिशंस, लेकिन एक कोई भी आम इंसान समझ सकता है कि जहां मिसाइल्स लगी हैं, जहां पे आपका शोल्डर टू फायर मिसाइल्स आपको लेके खड़े हो रखे हैं, वहां पे आप लो लेवल पे फ्लाइंग करना है, हाई लेवल फ्लाइंग करना है, और अपने ही एरिया में आपको ऑपरेट करना है। यू कांट गो अक्रॉस द बॉर्डर, तो कितने सारे रिस्ट्रिक्शन है, और यू आर फ्लाइंग अ एयरक्राफ्ट एट सच अ हाई स्पीड, सुपरसोनिक स्पीड है आपको, और उसी रेडियस में आपको निकलना है, कैप्चर भी करना है, देन यू हैव टू कम ऑन टारगेट आल्सो, यू हैव टू फायर द थिंग्स। उसमें फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में व्हाट ऑल थिंग्स आर हैपनिंग इन देयर माइंड, द पायलट सिटिंग ऊपर उनके सपोर्ट टीम के लिए, द इन्फेंट्री हु इज क्लाइंबिंग डे इन डे नाइट, ऊपर से यू नो फायरिंग आ रही है, किससे हैं, मतलब कि मैं याद करूंगा तो फिर निकलते निकलते बहुत सी बातें निकलेंगी, लेकिन आप सुनिए, पॉडकास्ट बहुत से आ रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आ रहे हैं, एक एक पॉडकास्ट को सुनिए। मैं बोलता हूँ भारतीय को सुनने का जब मौका मिले ना, अपने बच्चों को सुनाए, अपनी फैमिली को सुनाए। आर्म फोर्सेस की इज्जत बड़ी पहली है, ऑलरेडी है, लेकिन जो दिलों में अभी भी कई खिंचाव है, आपको और श्रद्धा आएगी कि दिस इज आवर पीपल। सर हमें रिसेंटली मौका मिला विशाल बत्रा सर को इंटरव्यू करने का, सर उन्होंने सर जब विक्रम बत्रा परमवीर चक्र सर की स्टोरी बताई, सर वो अकेले लड़ लिए सर, भाग गए अकेले, एंड हैंड टू हैंड कॉम्बैट किया उन्होंने लास्ट में 3-4 पाकिस्तानियों के साथ सर, हैंड टू हैंड कॉम्बैट 17-18 हजार फीट में बिना 4 दिन खाए पिए सर, एंड दैट इज, क्या खाना है, क्या पीना है, वेपन में एमुनेशन बचा है नहीं बचा है, एक विल पावर थी कि भारत माता की जिस जमीन पर जन्म लिया है हमने, ठोक के आएंगे। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैंने बताया ना, आई एम टू स्मॉल, क्योंकि मैं कहीं कॉम्बैट मिशन में सर आप मेरा काम लेकिन आपने उन लोगों को ट्रेन किया सर, नहीं, दैट इज जस्ट ट्रेनिंग पार्ट हो गया। मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ, मेरे रोंगटे अभी भी खड़े रहते हैं, आंखों में नमी आ रही है आपसे बात करने में, क्योंकि
आई सल्यूट मतलब एनी इंडियन, मैं क्या हर इंडियन के अंदर इतना जज्बा है कि मतलब कि हम कुछ भी करें उनका जो रहना है वो उतार नहीं सकते. That has been really insightful. So before we move to your mountaineering career, sir, I just want to sir, two most memorable dives. Like I'm assuming, says would Everest be one of them? Yes. And one more one. Then so we would love to know more about it. Sir, कैसा लगता है भारत उस साइड से? मेरे को मौका मिला 2015-16 में राजपथ पे इन्वर्टेड फ्लाइंग फॉर्मेशन डिस्प्ले करने का. 2015 की बात थी या 2015 में. और जो इन्वर्टेड फॉर्मेशन आपने चालू किया था, जो आपने 2005 में चालू किया था, उसके वीडियो मेरे पास है. और यकीन मानिए एक्साइटमेंट था. दिल्ली जो कि मेरा होम टाउन, ठीक है, कैपिटल ऑफ इंडिया. आपके फ्रेंड्स फैमिली भी आए. और आप अमर जवान ज्योति के आसपास वहां पे आपको मौका मिला है एक फॉर्मेशन तैयार करने का जो हिंदुस्तान में कभी हुई नहीं थी. वाह सर. वो हमने कहीं से सीखा, देख देख के सीखा. और वो इन्वर्टेड पैरेलल फॉर्मेशन बना रहा हूँ. प्रेशर है आपस में, मैं और मेरा जो पार्टनर है डिस्कस कर रहे हैं. एंड जब वो आप फॉर्मेशन इन्वर्टेड करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करती है, नेगेटिव जी आती है. ठीक है, जो हम फ्लाइंग में सुनते हैं, इन्वर्टेड किया तो नेगेटिव जी आ गई. इन्वर्टेड जी में आप स्पाइरल मार रहे हैं, गेटिंग योर पैराशूट डाउन and falling straight over the Rajpath area, then delinking and landing in that area. Sight to be seen. Average jump. Average jump में मेरे को अपनी तरफ से काफी पहले तो खर्चे काफी करने पड़े थे. Correct me sir, no, so that was a world record जो आपने. That was a world record. Yes. अभी तो और भी हाइट पे जंप हो गए, but that was the highest skydive landing, and I happened to be मतलब blessed, courtesy the training. I got in Indian Air Force, the courage जो मेरे को Air Force ने दिया कि मैं ऐसा काम कर पाता. और मैंने खुद ही वॉलंटरली वो जंप की थी. अपने फंड इकट्ठे किए, प्रोविडेंट फंड, वो ना कीड़ा जो आपने बोला कीड़ा कि मेरे पास सिर्फ 50,000 रुपए थे और उस जंप की कॉस्ट थी करीब 8.5 लाख रुपए एवरेज जंप को कंप्लीट करने के लिए. एयरक्राफ्ट आप खुद से अरेंज कर रहे थे? हाँ, वहीं पे एजेंसी से, प्राइवेट है वहाँ पे सब कुछ है. तो उनको परमिशन नहीं थी. पैराशूट मैंने, हमारे गुरु रहे हैं विंग कमांडर संजय थापर, चीफ इंस्ट्रक्टर रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट की, उन्होंने मेरे को पैराशूट लोन दिया. अच्छा. और उस पैराशूट से मैं लेके वहां पे गया. तो पहले मैंने जंप किया करीब 25,000 फीट से, एक लोअर हाइट पे लैंडिंग करी अराउंड 12,500 फीट पे. सो दैट इज द एक्चुअल इवेंट ऑफ एवरेस्ट स्काई डाइव. सो दैट वाज विद ऑक्सीजन. विद ऑक्सीजन, ठीक है. नेक्स्ट जंप थी जो 29,000 हाइट से प्लान करनी थी. मौसम खराब था तो वी सेटल डाउन फ्रॉम टू जंप फ्रॉम 27,500 फीट. वहां से जंप किया. एवरेस्ट पीछे बैकग्राउंड सब कुछ दिखाई दे रहा है, बट लैंडिंग वाज एट 12,300 फीट. तो दैट गिव मी फर्स्ट न्यूज व्हिच केम इन मीडिया विदाउट नोइंग मी कि so and so has made the record by doing एवरेस्ट स्काई डाइव. लेकिन कहते हैं दिल मांगे मोर. तो शायद वही प्रेरणा थी हमारे सभी के अंदर. और मैं और इससे ऊंची हाइट पे लैंडिंग करना चाहता हूँ. वो जगह मैंने देखी हुई थी हमारे प्रीवियस एक्सपीडिशन में, जो हम 2007 में गए थे माउंट क्लोज से. एवरेस्ट के साथ बगल में एक पीक है, वहाँ गए थे. तो वो साइट मैंने आइडेंटिफाई की थी, यहाँ पे जंप हो सकती है. काला पत्थर प्लेट्यू एवरेस्ट बेस कैंप के पास. तो वो 17,192 फीट की लैंडिंग स्पॉट है. हिलॉक के साथ साथ ऐसे आ रहा है. पास में खुम्बू ग्लेशियर है, क्रवासिस है, एंड एवरेस्ट दिखाई दे रहा है. अगर विंड्स चली तो बिना वीजा के आप सीधा तिब्बत यानी कि चाइना पहुंच जाएंगे. देन ही विल लैंड अप एट सब डिफरेंट प्लेस. तो फिर हेलीकॉप्टर वही था, B3 हेलीकॉप्टर. उसको फिर अगेन प्लान था 23,000 फीट से जंप करने का, लेकिन मौसम खराब था. 21,000 फीट पे वी सेटल डाउन द हाइट. एंड उस एरिया में आई वाज जंपिंग फर्स्ट टाइम. और फर्स्ट टाइम आप एक अनजान जगह में जंप कर रहे हैं, ऑब्स्टिकल्स काफ़ी हैं. इफ समथिंग गोज रॉन्ग देन इट इज़ बियॉन्ड एक्सप्रेशन ऑफ वर्ड्स. और आई कैरिड नेशनल फ्लैग ऑफ कोर्स मेरे साथ था. आई कैन टेल यू वेरी इमोशनल थिंग कि अगर कुछ हो जाए तो कम से नेशनल फ्लैग में वापस. ठीक है. माता पिता की फ़ोटो थी, अपने लेट पेरेंट्स की, अपनी वाइफ और बच्चे की फोटो थी, और दुर्गा जी की फोटो थी. मैं कम से कम अपनी जमीन, अपना जो हमारा साथ है वो साथ होना चाहिए. बाकी समथिंग इज देयर. तो
जब मैं कुछ फोटोग्राफ शेयर करूंगा आपसे, Please. जिसमें जब मैं हेलीकॉप्टर निकला था, आई जस्ट केम आउट फ्रॉम द हेलीकॉप्टर होल्डिंग द बार्स, आई लुक डाउन द स्पॉट, मैं कहा एंड आई गिव थम्स अप टू पायलट, ओके, एंड आई जस्ट ब्लिंक फॉर 1 सेकंड माय आईज एंड आउट। उसका टोटल अगेन सन्नाटा, एंड 3 सेकंड के बाद आई डिप्लॉयड माय पैराशूट थोड़ा सा साइड से क्लोज था, कोलैप्स था, फुली डिप्लॉय नहीं था, तो आई डिड माय इमरजेंसी ड्रिल एंड उसके बाद मैं एवरेज देखा, वो मेरे पास 15 मिनट थे लैंड करने के लिए। उस एरिया को समझना, विंड पैटर्न समझना कि विंड्स का कोई मैट इन्फॉर्मेशन नहीं थी, बस गैस वर्क, कहीं धुआं दिखा उसको देख के, और स्लोप जो है बिल्कुल ऐसे नीचे आ रहा है, तो स्लोप के साथ यू हैव टू डिसेंड, पहले लग टच कर दिया तो प्रॉब्लम, ओवरशूट कर दिया तो अगेन यू आर गोइंग इनटू क्रेवासेस एरिया, ग्राउंड सपोर्ट वहां पे कुछ है नहीं मेडिकल में, तो यू आर एट योर ओन, इफ यू आर गॉन देन यू आर गॉन, ट्राइकल इज देयर टू लुक आफ्टर। जैसे ही देखा सब कुछ ठीक है, फटाफट आई टुक ऑफ द नेशनल फ्लैग जो था और अपने पैराशूट में लगा दिया ऊपर। अच्छा, यस, वो फोटो एंड प्राउडली आई कैन शेयर विद यू विद ऑल द लिसनर्स की वो फोटो ऐसा फोटो है एवरेस्ट के साथ जो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। किसी भी कंट्री का फ्लैग पैराशूट के साथ एवरेस्ट के पास इस क्लोज प्रॉक्सिमिटी आपको फ्लैग करते हुए नहीं मिलेगा। वाह सर। This was in October 2009, and I was fortunate to take that flag to mission during our mission to Antarctica. अच्छा, सेम फ्लैग। Same flag, and वो flag अभी HMI के म्यूजियम में मैंने दे रखा है। So we would put a photo for the. Yes, yes, please do that. और तो जब लैंड हो गया तो उस समय एक फॉरेन अक्रॉस द बॉर्डर जाके आप एक अपने देश से दूर की जमीन पे जाके अपने आप राष्ट्रीय ध्वज को लेकर के एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हो। पहली बात तो आप दूसरे देश में मुल्क में जाके अपने तिरंगा लेके खड़े आते हो, वही आपको इतनी मतलब कि ताकत देता है, जुनून देता है। और जब आप वो बोलो कि मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया उस जगह पे, तो मतलब वो दिल, ईमान, शिद्दत सब कुछ वहीं माथा टेकते जमीन के ऊपर। So we've been speaking about your childhood, your time at NCC, your time at Air Force as an ETC officer, as a parachute trainer. You've spoken to us about your experiences. Sir, इन सबके बीच में माउंटेनियरिंग कहाँ से है सर? How does it fit here? आपने शुरुआत में कीड़ा ये दिल मांगे मोर, कुछ और करना है, मतलब कि एंड आई थिंक आई वाज डिस्टाइंड फॉर दैट। और एयर फोर्स अगेन बहुत बड़ा दिल है और बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देती है कि आप जॉब जो आप करना चाहते हो वो भी कर रहे हैं और पैशन फॉलो कर सकते हैं। एंड फिर मेरे को याद आता है 2001 में हमारे एक सीनियर थे विंग कमांडर कमल सिंह ओबर, और उनसे ही पहले थे विंग कमांडर संजय थापर, जिनसे मैं पैशन किया था। विंग कमांडर संजय थापर वाज द फर्स्ट इंडियन टू डू स्काई डाइविंग ऑन द नॉर्थ पोल। ओके, ठीक है, उनको फॉलो करके उनके शिष्य रहे कमल सर, विंग कमांडर कमल। ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू डू स्काई डाइविंग जंप ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, बोथ नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जैसे हम ये बैठे कैजुअल अपने क्रूड में बैठे, तो ऐसे मैं यार देखो सारे पोल तो लोगों ने ऑक्यूपाई कर लिया, हमारे लिए क्या बचा है। सो ऐसे ही मजाक में बोला कि ना व्हाट विल डू, विल इरेक्ट अ पोल इन अ ड्रॉप जोन, वो पोल के ऊपर जाके लैंडिंग करते हैं। कन्वर्सेशन स्टार्टेड फ्रॉम देयर। देन समवेयर इन लाइब्रेरी आई रेड दैट एवरेस्ट इज आल्सो नोन एज थर्ड पोल, द बिग ई, एवरेस्ट। उससे मैंने बुक्स पढ़ी, मैं कही एवरेस्ट तो बहुत पीछे, मेरे को माउंटेनिंग का एम नहीं मालूम। हाँ, ठीक है। So from there I spoke to my chief instructor that time, wing commander H.N. Bhagwat. Later on he became the the senior most Adam officer of the Indian Air Force. He became Air Marshal. तो उनसे मैंने बात की, सर मेरे को माउंटेनिंग करना है। बोलते यस करने लगे, पीछे मत हटना। मैं बेसिक कोर्स करने HMI आया, हिमालय माउंटेन इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग in 2001. उसके बाद आई गॉट अल्फा ग्रेडिंग, जो कि अल्फा ग्रेडिंग इज मस्ट टू परस्यू एडवांस माउंटेनिंग कोर्स। व्हेन आई केम बैक टू माय यूनिट, तो सर ने बोला व्हाट इज नेक्स्ट,
मैं सर एडवांस ओके गो नेक्स्ट टाइम 2002 में आई वेंट फॉर एडवांस माउंटेनिंग कोर्स अगेन बैक टू HMI हिमालय माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट आई वाज नेवर थिंकिंग आई नेवर ड्रीम कि मैं कभी यहाँ पे प्रिंसिपल बनूंगा या इतना माउंटेनिंग में करूंगा. Then in year 2003 Air Force came out with a very ambitious mission for making an independent IF expedition to Mount Everest. Wow. और उस समय of course अभी भी ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ. उस समय यंग थे, डायनामिक थे, तो आई वॉलंटियर फॉर दैट एंड कर्सी एयर फोर्स मेरे को एक्सपीडिशन करने के मौके मिले. आई वॉज पार्ट ऑफ IF फर्स्ट एवरेस्ट एक्सपीडिशन इन 2005 फ्रॉम तिब्बत साइड. और वहाँ से फिर जर्नी चलती रही. एवरेस्ट पे गए हम, फिर वहाँ कुछ हम सक्सेस हुए, कुछ इंसिडेंट भी हुए हमारे साथ. उसके वी लॉस्ट वन ऑफिसर इन दैट ऑल्सो. और उसके बाद फिर अगेन 8,000 meters peak Mount Lose. So was that your first summit that I didn't reach the top of summit. Okay. And because we had successful team कर दी थी हमने, summit हो गया, लेकिन जिस टीम में हमें जाना था, so we were waiting for our turn to go up. But in between we had that unfortunate losing of our own climber. in your first climb? That was your first climb, sir? उससे पहले और भी छोटे क्लाइम किए थे, हिमाचल में किए थे, मनाली के आसपास किए थे. तो 2-3 सबमिट हो चुके हैं तब तक, और काफ़ी जोश भी था. उसके बाद फिर बहुत से पीक क्लाइम करने का मौका मिला. देन उसके बाद एयर फोर्स का मिशन 7 सबमिट हुआ. सो आई वाज फॉर्चुनेट टू बी पार्ट ऑफ दैट. एवरेस्ट एयर फोर्स का सबमिट हो चुका था. देन माउंट देनाली विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ नॉर्थ अमेरिका. इट इज़ टफ पीक. एट टाइम इट इज़ टफर देन माउंट एवरेस्ट. Okay. बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम एनवायरमेंट कंडीशन. सक्सेस रेट कई बार So in terms of winds, temperature, avalanche. इट्स अ रिमोट एरिया. आइसी पूरा, आपको आइस की ग्लेशियर के ऊपर सब कुछ कैरी करना है. आपको स्लेज पुल करना है, आपको रुक्सक पुल करना है. करीब 40 kg का वेट आपके पास है. रिमोटनेस, नो ऑक्सीजन एट ऑल. एवरेज के आसपास बेस कैंप तक पहुंचते हैं आपको जंगल मिलते हैं, थोड़ा ऑक्सीजन ठीक ठाक है. लेकिन इस तरह के एनवायरमेंट रिमोट एरिया में जो है एकदम आपको ऑक्सीजन की कमी है. एंड एक्सट्रीम कोल्ड एंड डे नाइट का फर्क नहीं लगेगा आपको. पूरा 24/7 डे लाइट मिलेगी. तो जब आपको नींद आ गई तभी रात है, और जब आप चलना शुरू करो वो दिन है. पूरा सर्केडियन रिदम तो है. तो योर बायोलॉजिकल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस. आपका माइंड सेट, आपका बायोलॉजिकल क्लॉक जो दिमाग के अंदर है, एवरीथिंग गेटिंग चेंज. तो वो फर्क पड़ता है. फिर इसके बाद जो है एक्सपीडिशन करते रहे और बहुत से मौके मिले. क्लाइंबिंग भी करी, रेस्क्यू ऑपरेशन भी किए मैंने, माउंटेन से रेस्क्यू ऑपरेशन किए. और जो ये एडवेंचर की जो स्किल्स थी कहीं ना कहीं काम आई. जो गरुड़ एयरफोर्स गरुड़ है, वी वर द फर्स्ट पर्सन, मी एंड वन ऑफ माय सीनियर विंग नाउ ग्रुप कैप्टन साम्याल, वी वर 2 हैंड-पिक्ड ऑफिसर टू बी द लीड फोर्स टू प्रिपेयर गरुड़ टीम. आई हैपन टू बी द दैट To raise the. हाँ. तो लेकिन ये था कि हमारी मेन कोर एक्टिविटी कुछ और थी, कोर एक्सपर्टीज कुछ और थी. तो वी कुड नॉट परस्यू गरुड़ फर्दर. तो गरुड़ को एक अलग से उनको स्ट्रीम बनाया गया. अदरवाइज वी वर द वन हु गॉट इनटू द फर्स्ट स्पेशल एयर कमांडो काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट. मैं बोला ना कि एक जुनून होता करने का, तो जुनून उस समय भी था और आज भी है. लेकिन जो स्किल सीखी ना उस समय हमने, वो मेरे को काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन मैंने किए अभी तक, उनमें बहुत हेल्पफुल रही. बिहार में दरभंगा में फ्लड आया था, वहाँ पे वी वर द फर्स्ट रिस्पॉन्डर. आई वॉज हैंड पिक्ड अगेन फ्रॉम इलाहाबाद से कि वी रिक्वायर पीपल हु कैन बी ड्रॉप ऑन द रूफ एंड हु कैन रेस्क्यू द पीपल हु आर गेटिंग मर्ज इन वाटर. तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे ऑपरेशन किए. बहुत सी फोटोग्राफ्स हैं, यादें हैं. फ्लाइट लेफ्टिनेंट था उस समय. ज़्यादा नहीं, 6-7 साल की सर्विस थी. तो जोश उस समय था, अभी भी है. Sir, your exposure to HMI first was in 2001. 2001. Sir, can you talk about HMI? What is HMI for the few people who don't know, and the heritage and how much value it holds for the country? Sir? And you are asking at the like getting close to there. Well, Himalaya Mountain Institute is one of the premier and the prestigious mountain institute in whole Asia. We came into existence in 1954. As we all are aware, Everest was submitted by Tenzing Norgay Sherpa and Sir Edmund Hillary in 1953. That time Prime Minister Shri Pandit Jawaharlal Nehru thought that India should have their own institute or club where we can inspire our young generation to take on the challenges
get into adventure activities. So उस विजन के साथ माउंट हमारा HMI का एग्जिस्टेंस आया, and in last 70 years we have trained more than 50,000 students in the field of mountain and adventure sports, not only pan India, from across the world. और तेंजिन नोगे शेरपा इंस्टीट्यूट के फर्स्ट फील्ड डायरेक्टर थे. अच्छा. फर्स्ट फील्ड Wow. डायरेक्टर. A person who climbed Everest. Yes. He was field director. मतलब he was the chief instructor. Field director is higher than that. Correct. Just a layman, chief instructor of the institute, and Major Andy Jal, the founder principal of the institute. Wow. Unfortunately, Major Jal lived a very short life, and he died on an expedition in Mount Choyu in China in 1958. उसके बाद फिर अगर आप हमारे म्यूजियम में देखेंगे इतना लेगेसी है. द स्टोरीज. Nawang Gombu Saab was the second field director of the institute. He was the first person in the world to climb Everest twice, Wow. 1963 and 65. उसके बाद फिर बाकी प्रिंसिपल रहे हैं, इंस्ट्रक्टर रहे हैं, ब्रिगेडियर ज्ञान, जयाल सर, चौधरी सर. तो हमारी HMI के इंस्ट्रक्टर्स Do you remember your principal से जब आपके टाइम पे कौन principal? कर्नल विजय सिंह. विजय. ठीक है. उस समय कुछ सोचा भी नहीं था कि मैं प्रिंसिपल से आईसेक्स ले रहा हूँ, तो मैंने ठीक है आईसेक्स ले रहा हूँ. मेरे को पता भी नहीं था उस समय कि प्रिंसिपल कैसे बन सकते हैं. ठीक है. तो वी हैव गुड लेगेसी, एंड हम जब बेसिक कोर्स कराते हैं, एडवांस माउंटेन कोर्स कराते हैं, सर्च एंड रेस्क्यू कोर्स कराते हैं, MOI कोर्स, मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शंस कोर्स कराते हैं, सो दैट पर्सन कैन बिकम इंस्ट्रक्टर इन द फील्ड ऑफ माउंटेनिंग. और इन सभी कोर्स का जो इनिशियल ट्रेनिंग होता है 7 दिन का, वो HMI दार्जिलिंग में ही होता है. Okay. उसके बाद सारे ट्रेनिंग सेकंड फेज ट्रेनिंग क्लब के आते हैं कंचनजंगा नेशनल पार्क में, Got it. जहां वी हैव आवर ब्यूटीफुल बेस कैंप एट अ हाइट ऑफ 14,600 फीट, नेम है चौड़ी खाम, Okay. सिक्किम में. तो वहां तक आप जाते हैं, 4 दिन का ट्रैकिंग करके आते हैं. उसके बाद आप बेस कैंप में आते हैं, और जैसे भी ट्रेनिंग बढ़ता जाता है, यू मास्टर स्किल्स, क्लाइंबिंग स्किल्स, इक्विपमेंट कैसे यूज करना है, माउंटेन में क्लाइंबिंग कैसे करनी है, क्लोथिंग कैसे करनी है, रेस्क्यू कैसे करना है. तो एवरी जो भी उसकी नीटी गिटी होती है, बारीकियां होती हैं माउंटेनिंग की, वो सिखाई जाती हैं. और उसके बाद फिर वापस आते हैं, ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है, देन यू गेट अ आईसेक्स लाइक दिस इन द बेसिक कोर्स. सो उसके बाद देन स्काई इज लिमिटेड एंड नो माउंटेन इज टू बिग और टू स्मॉल. Some mountaineering is like people बोलते हैं कि mountains talk to them. Yeah. Mountains speak to them. Yes. So we want to dive into your journey of mountaineering and how it led to HMI. थोड़ा सा उस aspect में I just wanted people to first know Yes. about HMI, then we wanted to come back to that. So can you just tell us थोड़ा आपका experience, what is, कैसा philosophical हो सकता है your answer? Yes. We have the freedom, and how कैसा है, how is a mountaineer's world up there, completely like full of risk, lonely, पहाड़, कैसा होता है सर? And I must say that the mountain is considered as mother of all the land sports, adventure sports. It is the toughest sports and it requires physical and mental strength as well. जब आप माउंटेन से ऊपर हैं तो वहाँ पे आपको अप्लॉज करने के लिए there are no spectators. You are at your own. You are close to nature and मतलब आपको शाबाशी देने के लिए वहाँ कोई नहीं है. एंड इफ समथिंग गोज रॉन्ग, तो जो है आप अपने आप में हैं, आपके टीम मेंबर्स हैं, आप ही हैं. कुछ हो जाए तो उसकी खबर भी आपको बाद में कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, प्रोसीजर है, लेकिन टाइम लगता है. इमीडिएट रिस्पॉन्स करना बहुत मुश्किल होता है. एंड फिजिकल स्ट्रेंथ इज वेरी मच रिक्वायर्ड एंड मेंटल स्ट्रेंथ. कठिन हालातों में आप, कठिन मौसम में हैं, एक एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में है. सर्दी में आप घर में बैठ के ठंडा पानी नहीं पी सकते, वहाँ आप आईसी एरिया में है, स्नो एरिया में है, सब जीरो टेम्परेचर में है. और अगर ज़्यादा क्लाइंब करें -25, -35 डिग्री टेम्परेचर में है, यू हैव लेफ्ट ऑल द कंफर्ट जोन. जितनी जितनी आप हाइट पे ऊपर जाएंगे, वहाँ कंफर्ट जोन बिल्कुल माइनस होते जाएगा. 17,000 फीट पे जाकर आपकी भूख मिट जाएगी, खाने को कुछ नहीं मन करेगा. आगे
56 भोग लगा देंगे, पिज्जा सर्व कर देंगे, आपका खाने का मन नहीं करेगा। सर क्या खाते हैं सर उन एल्टीट्यूड्स में टू 17,000 फीट तक जनरली दाल भात रोटी सब्जी सब चल जाता है, नॉन वेज का भी अच्छा इंतजाम होता है, लेकिन उसके ऊपर जो है देन यू हैव टू प्रिपेयर योर फूड। MTR फूड ज़्यादा यूज करते हैं, रेडी टू ईट होते हैं, उस तरह के यूज करते हैं। मैं अपना बताता हूँ, आई ऑलवेज कैरी जैगरी, सत्तू पाउडर, नमकीन भुजिया, घर की बड़ी मट्ठी, गोंद के लड्डू सुने होंगे बचपन, ताकि आपका कैलोरी बना रहे, एनर्जी बना रहे, वो जरूरी है। यू हैव टू मेल्ट स्नो टू मेक वाटर, करेक्ट। उसी में आपका केरोसिन यूज होगा, आपका ब्यूटेन सिलेंडर यूज होगा। देन यू हैव टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम कोल्ड एनवायरनमेंट, एक्सट्रीम कंडीशन है वहां पे। और अगर तूफान आ गया, जैसे वी गॉट स्टक इन तूफान हाउस, मतलब स्टॉर्म से भी काफी फंसे हैं कई बार, तो ऐसा है कि शायद आप वापस आना मुश्किल है। So, like, if you can expand on that. I can recollect our Choyu expedition, Mount Choyu, in 2009. हम कैंप 2 पे थे और हमारे पास सिर्फ 2-3 दिन का टाइम था क्लाइम करने के लिए समिट। वी गॉट अ वेदर इनपुट वाज टोल्ड कि 2-3 दिन मौसम ठीक रहेगा एंड वी रीच्ड ऑक्सीजन सिस्टम। हमें कहा सबमिट करेंगे, आ जाएंगे, लीडर भी मेरे साथ थे और हम जो है हमने कहा कम इक्विपमेंट लेके जाएंगे। तो टू क्लाइंबर्स आर कैरिंग ओनली 1 स्लीपिंग बैग, कि रात को एक ही स्लीपिंग बैग में आधे आकर के रात काटनी है, अगले दिन आगे बढ़ेंगे सबमिट एंड वापस। बट बाय टाइम वी रीच टू कैंप 2 द वेदर बिकम सो बैड, द विंड्स वर सो स्ट्रॉन्ग। हमारे टेंट आसपास लगे पड़े, जैसे एक उधर कोने में इधर विद इन मतलब कि 40 फीट के रेडियस में हमारे कैंप लगे हुए हैं। We could not step out from our tent because of strong winds. Winds were so strong. जो icicles थे, जो ice के particles थे, they are flying and they are hitting like a bullet. कि you dare to go out and you get ripped into it. So were you protected inside of the tent? Yeah, tent was good quality and we just squeeze ourselves. सारा हमारा खाना, जो भी हमारा पीना था, जो हमारा खाने पीने का सामान था, everything was frozen. स्नो आके भर गई थी, बूट्स में स्नो भर गई थी। टू टॉक टू माई लीडर वी आर यूजिंग मोटोरोला सेट, जय क्या प्लान, मैं सर इंतजार करते हैं एंड ओके, तो विल वेट फॉर हाउ लॉन्ग, बात कर रही शेरपा से बातचीत किया एंड आई हैव अ रनिंग कमेंट्री फॉर दैट ऑलमोस्ट 24 आवर्स की, कैसे हमने वो रात काटी है। इमेजिन यू इन अ स्लीपिंग बैग, एक पार्टनर आपका एक पे 2 पैर डाल रखे और एक आपने स्लिप कर रखा है, यू आर बस सिटिंग लाइक दिस, पीछे रख सकते हो, यू आर नॉट लाइंग ऑन द ऑन द फ्लोर, ऑन द मैट्रेस, ऐसे बैठे हैं, ऐसे बैठे हुए आराम से रात बस अपना मेंटेन कर रखा है। एंड आई गेव अ कमेंट्री ऑल्सो कि फॉरगेट अबाउट गोइंग अप, इवन गोइंग डाउन इज डिफिकल्ट, it is suicidal to go even down in this kind of weather condition. And there was no prediction कि कब उसका फिर हमारा वीजा भी खत्म हुआ था चाइना की मतलब तिब्बत से, तो वी हैव टू वेकेट माउंटेन्स ऑल्सो। तो जब नेक्स्ट डे 2 दिन बाद जब मौसम शांत हुआ, वी स्पेंड 2 नाइट्स देयर। तो जब हम चलने लगे नेक्स्ट डे, डेट वाज अराउंड 24,000 फीट के आसपास की हाइट होगी शायद, 23,000-24,000 फीट। तो मॉर्निंग हम तैयारी कर रहे हैं एंड देन माय लीडर कोलैप्स। व्हाट हैपेंड टू वी डोंट नो, ही जस्ट कोलैप्स एंड then he again we shook up his body and again मैं सर क्या हुआ, कि जय कुछ हुआ है मेरे यहाँ पे, तो समझ नहीं आया। तो हमने फिर अपने एंकर पॉइंट बनाए, मैं और मेरा शेर हमने उनको बांध के उनको नीचे लेकर के आए। लेटर ऑन ही वाज डायग्नोज्ड विद अ ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज गिरने से हुआ या बीपी की वजह से भी हो सकता है, हाई बीपी की वजह से भी हो सकता है, तो काफ़ी चीज़ें थी। तो दैट इज वन पार्ट ऑफ द थिंग्स विच आई कैन टेल। रेस्क्यू की भी हम बात करते हैं। इसी तरह से माउंट लोसे में वी आर क्लाइंब गोइंग फॉर क्लाइंब, तो उससे पहले वी गॉट अ मैसेज कि 2 कोयल्स वर किल्ड एट अ हाइट ऑफ, दे डाइड ऑन 20,000 फीट गॉट इनटू एवलांच। तो दे वांटेड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कि उनकी बॉडी को नीचे लेकर के आना है। सो अगेन आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू बी इन द to be a lead member along with Sherpa. Wow. To get dead bodies down. Or believe me or not, you don't have option to for believing not. You have to believe on me. कि खुम्बू आइस फॉल जो एवरेस्ट का सबसे बहुत डिफिकल्ट और टेक्निकल डिफिकल्ट पार्ट है, वहाँ से जब आप खुद चलना मुश्किल है एंड यू हैव टू गेट द बॉडीज डाउन ऑन स्लेज बना करके, कभी कंधे पर उठा रहे हैं, कभी रस्सी से खींच करके क्या है, इट वॉज अ हर्कुलिन बिग टास्क। आज भी देखता हूँ, सोचता हूँ पीछे मुड़ के, तो पता नहीं कहाँ से वो परमात्मा या शक्ति देते हैं,
और अंदर जो जज्बा है, इसी तक इंसिडेंट हमारा अंटार्कटिका में हुई। वी रेस्क्यू 2 Germans। 2 Germans। हाँ 2 Germans। हम करीब 60 आवर्स के लिए पोलर स्टॉर्म में फंस गए अराउंड 13,600 फीट पर। और 60 hours? 60 hours पोलर स्टॉर्म एट 13,600 फीट। So did you have oxygen and supplies? नहीं, उस उतनी हाइट पे ऑक्सीजन जरूरत नहीं है हमें। 30,000 या में? बस राशन वाज लिमिटेड। और जो हमारी हालत चोयू में थी उससे बदतर हालत हमारी अंटार्कटिका में थी। So ये भी इंडियन एक्सपेडिशन? HMI expedition. Now it is not HMI, it's an Indian expedition to mission Antarctica. Because यही मैंने अपने एक बाइट में बोला कि initially we thought it is a HMI expedition. No. It was an Indian expedition. We carried a national flag measuring 7,500 square feet. 7,500 स्क्वायर फीट के तिरंगे को अंटार्कटिका में दिखा करके सुनसान जगह को रंगीन कर दिया था हम 3 भारतीयों ने। वाह सर, वाह। उसके आप वीडियो देखें तो आज भी एक रोंगटे खड़े कर दे वो फुटेज है। तो आपने बोला कीड़ा क्या होता है? ये होता है कीड़ा कि हट के काम करना। दुनिया आती है अंटार्कटिका, दुनिया आती है माउंट विंसन क्लाइंब करने, हजारों क्लाइंबर्स के नाम होंगे वहां पर, लेकिन वो 3 भारतीय थे जिन्होंने वहां 7,500 स्क्वायर फीट के तिरंगे को दुनिया के सामने दिखाया, जब पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी आजादी का अमृत। सर कैसा फीलिंग था सर? अगर मेरा दिल करे मैं दिल निकाल के आपके सामने से रखूं। वो जो आपका नेशनल फ्लैग है, देखिए सर हमारा फ्लैग बहुत सुंदर है सर, बहुत ही सुंदर। इतना सुंदर, उसके अंदर कितनी फीलिंग्स हैं। केसरी रंग की बात करते हैं, हाँ। ठीक है, जब हम वाइट उसमें कलर है, हरियाली की बात नीचे करते हैं, कितने मैसेज है उस कलर के अंदर। अशोक चक्र की बात करते हैं, कितने मैसेज है उसके अंदर। और जिन्हें वो मैसेज समझ भी नहीं आता तो भी वो तिरंगा देख कितना मतलब कि खुश हो जाते हैं वो। कोई भी भारतीय हो, मैं XYZ कोई भी सड़क चलता आदमी भारतीय भी देखे तिरंगा, भाई साहब वो सम्मान जो तिरंगे के लिए सबके लिए, वो चाहे जिगर से आता है। उसे उसमें कोई रिलीजन और कोई कास्ट, कोई जाति, कोई धर्म नहीं। दिस इज व्हाट ना व्हिच यूनाइट्स अस। वी गेट टुगेदर। जब तिरंगा खड़ा होता तो हम सब साथ आ जाते हैं, कहीं भी, किसी भी धर्म, किसी भी कास्ट, किसी भी क्रीड से हो, एंड किसी फील्ड में हो, ये भारतीय है। So for a mountaineer, is it the journey जो उनको मोटिवेट करता है, और is it the destination की summit करना है या पीक करना है, या फिर what is the biggest motivator for a mountaineer to take such leaps of risk? And I know sir that कीड़ा is again calls है। हाँ sir, what is the exact call sir? जब हम शुरुआत करते हैं ना, तो मैंने भी कभी इतना फिलोसफिकल या स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं दिया था ध्यान। आई वाज जस्ट क्लाइंबिंग, कि माउंटेन का मौका मिला है, एक्सपीडिशन का मौका मिला, क्लाइंब करना है, ऊपर सबमिट करके आना है और फिर जाना है। जब सबमिट किया तो बोलते हैं यार थक गया, अगली बार नहीं करेंगे कोई, बस इतना एक होगा एक्सपीडिशन। एनी एडवेंचर पर्सन और एनी माउंटेनियर, जब तक वो एक एक्सपीडिशन करके घर वापस पहुंचेगा, उसका दूसरा एक्सपीडिशन उसके दिमाग में तैयार, इसको अब ये करना है, ठीक है। तो शुरुआत में जब हम शुरू करते हैं ट्रेनिंग, तो उसमें एक पैशन होता है कि हमें माउंटेन्स क्लाइंबिंग करनी है, सेटिस्फाई की अचीवमेंट क्या, क्लाइंब माउंटेन्स, आई रीच सो एंड सो प्लेस। लेकिन जैसे से मैच्योरिटी आती है, यू गेट क्लोज टू मदर, यू गेट क्लोज टू नेचर, यू कनेक्ट विद माउंटेन्स। माउंटेन्स आपको अपनाते हैं एंड आप माउंटेन्स को अपनाते हैं। इट्स बोथ वे, यू गेट कनेक्टेड विद माउंटेन्स। माउंटेन्स से आप यू कांट फाइट अगेंस्ट मदर, you can't fight the nature, you can't fight mountains. Be humble. शुरू में मैं अपने बताता हूँ, हमारा जोश था हमें क्लाइंब करना, लेकिन पिछले करीब 3 साल में I found a different connect with mountains. Okay. Especially from 2022 onwards. मतलब आपके पास एक्सपीरियंस है, आपका स्किल्स है, आपका मोरल बहुत मजबूत है, लेकिन देयर आर सर्टेन गट्स फीलिंग विच टेल्स यू कि यार गुरु रुको, सब्र करो, थमा, स्लो डाउन, एंड देन यू रिस्पेक्ट दैट थिंग। कुछ तो है, इंट्यूशन एंड गट फीलिंग। इंट्यूशन गट्स फीलिंग कब आती है? जब मैंने कनेक्ट विद माउंटेन्स। दे आर रिनोन्ड क्लाइंबर्स, मतलब कि ऑफ द रिकॉर्ड में नाम याद नहीं आ रहे, बट हु
मतलब एवरेस्ट सबमिट कर चुके हैं कई बार. In last few years, again the person took the team to Everest, and he found that something is wrong. He brought back his team down. This is not place to die or kill. Mountains are there, respect. Things are not good. ऐसा कई बार हुआ. और पिछले 2-3 साल में मैंने ऐसे डिसीजन लिए कि जैसी हमने टीम बनाई, कुछ टीम का हमारे साथ रहा कि ओके मिशन सक्सेसफुल हो गया, फिलहाल कुछ गड़बड़ है तो टीम को तुरंत उतारा. से कुछ गड़बड़ है, कुछ मतलब दिस इज प्योर इंट्यूशन, कुछ दिखता नहीं है या बस इट्स प्योर कुछ अंदर ही है, अंदर ही फीलिंग एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, टीम का मोरल अप है, मजबूती है, बट लग रहा है कुछ कहीं पे गड़बड़ है. और वेदर बदल रहा है या टीम में कुछ चीज है जो कि मोटिवेशन नहीं है. मोटिवेशन सबका होगा. एनी पर्सन हु गेट इनटू एडवेंचर स्पोर्ट्स देयर मोटिवेशन वेरी हाई एंड they are willing to take on any risk. लेकिन एक रिस्क होता है कैलकुलेटेड रिस्क. You must enjoy that adventure. We don't go to mountains to kill ourselves. We don't want our families to cry. Nobody want. तो there is a difference in bravery and reward. ठीक है ना. कैलकुलेटेड रिस्क लीजिए and people are taking calculated risk. And must have a plan B. कि अगर थिंग्स नहीं है, स्लो डाउन, हैव पेशेंस. माउंटेन्स आर नॉट फ्लाइंग ऑफ. हवा में उड़ नहीं जाएंगे माउंटेन, दोबारा मौका मिलेगा. सर आप इतने सारे आपने एक्सपेडिशंस किए सर, लाइक बिफोर एवरी एक्सपेडिशन डिड यू हैव एनी ट्रेडिशन? आप अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ को क्या बोल के जाते थे, एंड लाइक हाउ डिड इट ऑलवेज हैपन सर? लाइक वो उनको तो डर लगता होगा ना सर, लाइक बिल्कुल नहीं, नो डाउट. एंड आई कैन नॉट इवन इमेजिन हर पोजीशन अंटिल यू कम बैक. मतलब बिल्कुल. इनफैक्ट एवरेस्ट जंप से जाने से पहले तो हमारे जानकार थे पंडित जी, उन्होंने बोल दिया कि टाइम बहुत खराब है, कुछ हो सकता है एंड इट इज नॉट अ गुड टाइम. ओह गॉड. तो मेरा आंसर सिर्फ वाइफ की, मैं देखो कहीं कुछ भी हो सकता है. अगर होना है तो यहाँ घर में बैठे हो सकता है, गाड़ी चलाने में हो सकता है, वॉशरूम में जाने में हो सकता है, और अगर कुछ होना ही है तो एक ऐसा होना कि कुछ करके जाए. तो वो है. I'm sure it was not easy to convince her, sir. It is very difficult task. It is very difficult. क्योंकि there was no operational requirement. हाँ जी, correct. चाहे मैं एवरेस्ट जंप के लिए गया, अभी माउंटेन एक्सपीडिशन जा रहा हूँ, उसमें कोई ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज वॉलंटरी. करेक्ट. एक होता है कि आप एक बॉर्डर पे जा रहे हैं तो ना फैमिली को होता है कि यस हमारा फैमिली का मेंबर जो है बॉर्डर पे लड़ने जा रहा है, दुश्मनों को मारने जा रहा है. लेकिन यहाँ तो हम एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में जिसे कहते हैं उड़ता तीर किया जो आपने बोला था, तो इट लाइक समथिंग लाइक दैट. बट ये कि ओवर पीरियड टाइम फैमिली आल्सो रिस्पेक्टिंग कि जुनून है, जितना रोकेंगे इतना करने का इनमें जुनून रहेगा तो दे सेटल डाउन. हालांकि थोड़ा बहुत नाराजगियाँ भी होती हैं, थोड़ा इरिटेशन भी होता है, थोड़ा गुस्सा भी होता है, बट देन दे बिकम द बिगेस्ट सपोर्ट एज वेल. किसी भी मिशन के लिए, चाहे एडवेंचर हो या फैमिली इज अ बिग सपोर्ट. Sir, I'm going to ask you a very tough question, sir. Jumping or mountaineering? If you have to choose one. I can't live without these two elements. One takes me up in mountains, that is climbing. That is why one is taking me up, and the other one is ensuring me getting down. They are met for each other. No choice there, sir. No choice. It is part and parcel of my life. And again, I am blessed to have that kind of opportunity. So if you would have gotten 15 years पहले अगर आप चल जाते with all the knowledge that you have today, the 2005 you, would you have done something differently, or would you want your life to be the exact same way जैसे ये था? जुनून और जो आपने कीड़ा बोला था, जुनून और कीड़ा जो आज है वो उस समय भी था. थोड़ा ये कि एक्सपीरियंस के साथ, थोड़ा मैच्योरिटी आने के साथ साथ आप थोड़ा एनालाइज करना शुरू करते हैं. जब हम उस समय सिर्फ क्लाइमर थे, हमारे लीडर्स थे, जो लीडर हमें समझाने की कोशिश करते थे, हो सकता है हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते होंगे कि लीडर ऐसा क्यों कर रहा है, हमें क्यों नहीं जान दे रहा ऊपर. लेकिन आज जब हम खुद एक एक्सपीडिशन में कोई लीडर बनते हैं या उस
सीनियरिटी पे आते हैं, देन आपका एक्सपीरियंस होराइजन बढ़ जाता है, देन यू कैन कोरिलेट कि ओके ये वजह थी। और वही फिर हम ज्ञान बांटने की कोशिश करते हैं, एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बाकी मेंबर्स को, अपने बडीज को। Wow, sir. Sir, and out of your like, which is the most beautiful expedition for you? जो like आपने सर बहुत रिस्क वाले एलिमेंट्स बताए, बहुत डरावने बताए, लाइफ थ्रेटनिंग बताया, but which is the most beautiful expedition, sir, जो आप कभी नहीं भूलोगे, like in terms of the beauty or I don't know, sir, like for any reason it might be the most special expedition for you, sir. हम सभी भारतीय हैं और हम सभी को तिरंगा बहुत पसंद है। और कोविड के दौरान जब हमने 7,500 स्क्वायर फीट का तिरंगा, अंटार्कटिका से पहले, ओके सर, 7,500 स्क्वायर फीट का तिरंगा 25 अप्रैल 2021 में कंचनजंगा नेशनल पार्क में, माउंट रेनॉक है, उसकी हाइट सिर्फ 16,500 फीट है, उस पे अपने ट्रेनिज के साथ मिलकर फर्स्ट टाइम वो फ्लैग डिस्प्ले किया था। वाह। और जब वो फ्लैग, इतने माउंटेन्स क्लाइंब किए, इतने हमने खुरापती काम किए, लेकिन जो पहला वो साइट थी ना, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तिरंगा जो है माउंटेन के ऊपर ऐसे फ्लाई कर रहा है, फ्लटर कर रहा है, दैट वाज साइट टू सीन। और बिलीव मी और नॉट, हमारे, यू हैव टू बिलीव मी, पीपल हैव टू बिलीव मी, जो हमारे स्टूडेंट उस समय थे, नेशनल एंथम के टाइम में आंखों में आंसू आ गए थे, रोक नहीं पाए थे, क्योंकि एक तो मिशन ऐसा था कि इतना बड़ा तिरंगा वही माउंटेन के ऊपर रोप से एंकर करना है, कितनी प्लानिंग, मैंने किसी को बताया था कि क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सिर्फ मैं कुछ करेंगे जरूर, अपने स्टूडेंट के साथ मिलके कोविड के टाइम में लोगों को मोटिवेट करने के लिए। दैट वाज अ स्पिरिट। जब दुनिया सिमटी पड़ी है, डर लगा हुआ, तो उस समय हम क्या कर सकते हैं, कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। और जब राष्ट्रीय तिरंगा हमारे साथ है, तो दुनिया में मोटिवेशन कैसे नहीं आएगा। वाह। वो उस भावना से वो तिरंगा हमने यहाँ HY में तैयार किया, हमारे टेलर्स ने तैयार किया। ये आपका आइडिया था? दिस वाज योर आइडिया? दिस वाज अगेन माय आइडिया। 7,500 स्क्वायर फीट, symbolizing 75 years of Indian independence. Wow, sir. That time. And this year again 7,800 square feet national flag from Kanchenjunga to Kilimanjaro. Wow, sir. So this is the perfect transition to talk about Kanchenjunga to Kilimanjaro, sir. Sir, what is this mission, sir? क्या कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं, and what is the motive behind it, sir? क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ चीज सबको सामने दिख रही होंगी, और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन यस, कुछ चीजें विजिबल हैं, इरादा बहुत कुछ करने का है। भारत का युवा जो अंदर जज्बा रखता है, जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, ठीक है, जब हम युवा भारत की बात करते हैं, ये एक्सप्रेशन मैं गर्व के साथ बोलता हूं, भरोसे के साथ बोलता हूं, ये एक्सप्रेशन भारतीय युवा, और एक ऐसा युवा जो दिव्यांग है, उसकी ताकत को दुनिया के सामने दिखाएगा, जब वो 7,800 स्क्वायर फीट के तिरंगे को साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पीक के ऊपर वहां पर डिस्प्ले करेगा, सिंबलाइजिंग 78 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। यकीन मानिए, मुझे विश्वास है, कॉन्फिडेंट हूं, जब वो मैसेज दुनिया के सामने आएगा, तो हर भारतीय का सीना जो अभी भी चौड़ा है और चौड़ा हो जाएगा। और क्योंकि ऐसा नहीं कि दिव्यांगजन क्लाइंब बहुत कर रहे हैं, दुनिया में कर रहे हैं, एवरेस्ट भी क्लाइंब किया है, लेकिन एक दिव्यांगजन हमारे राष्ट्र के इतने बड़े तिरंगे को रिप्रेजेंट करेगा, इतनी हाइट के ऊपर, समाज में क्या मैसेज जाएगा, दुनिया में क्या मैसेज जाएगा कि हिंदुस्तान का एक स्पेशल एबल्ड पर्सन हैज डिस्प्लेड दिस फ्लैग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, हिमालयन माउंटेन इंस्टीट्यूट, भारत सरकार। सेटिंग अनदर वर्ल्ड रिकॉर्ड। वर्ल्ड रिकॉर्ड आएंगे, बनेंगे, और भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे, लेकिन जो इसके पीछे भावना है, जो स्पिरिट बिहाइंड दिस एक्सपीडिशन K2K, हमने जब कोविड के टाइम में शुरुआत की थी, हमारा ट्रेनिंग एरिया कंचनजंगा नेशनल पार्क में है,
वहां से हमने 7,500 स्क्वायर फीट के तिरंगे की यात्रा शुरू की थी। हमारा दिव्यांग जन जो है, जिसका एक पैर 91% कटा हुआ है, वो अपने हाथों पे क्लाइंब कर रहा है। बिलीव मी, एक आम आदमी उस ट्रैक के ऊपर कंचनजंगा नेशनल पार्क में जाने में, एक आम आदमी जो एक बिल्कुल सहज फिट है, उसके जाने में उसको क्या कुछ भुगतना पड़ता है, इट इज वेरी डिफिकल्ट। और वहां पे ये बच्चा जो है दिव्यांग जन, ये रीच दैट 16,500 फीट हाइट, वहां पे 780 स्क्वायर फीट का तिरंगा ऑलरेडी डिस्प्ले कर चुका है, दैट इज ऑल्सो नेशनल रिकॉर्ड। और अगस्त में आप सबकी दुआएं और परमात्मा के आशीर्वाद से जब हमारा तिरंगा वहां पहुंचेगा 19,400 फीट की हाइट पे, 340 फीट की हाइट पे, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ साउथ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, भारत के जो हमारे भारतीय, उनका तो खैर हर तरफ चर्चा है, लेकिन हमारे दिव्यांग जन की एक और छाप छूटेगी, लेकिन मानिए। Wow, sir, it's such a noble cause and such a noble thought. And sir, क्या courage लग रहा होगा उनको भी. If I may, I can name him. Uday, we've had the honor of meeting Uday ji and seeing people जो life में थोड़ी सी चीजों से demotivate हो जाते हैं. For him, with such a disability, he is turning it into his ability, quoting him. And this is a huge accomplishment. I think it's all thanks to you. And with what we have heard, it is completely you जिन्होंने identify किया, उनको support किया, groom किया, motivate किया for him to be able to doing what he is doing today, sir. So kudos to you, sir, and all. So we really respect you for that, sir. मैं इसमें एक बात जरूर बोलूँगा, देखिए हम सभी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप भी, मैं भी, जो हमें सुन रहे हैं वो भी बढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं अपनी लाइफ में ये करें वो करें, लेकिन उससे हमारे आगे बढ़ने से एक आम आदमी जिंदगी में क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हम कुछ कर सकते हैं उसकी जिंदगी में। ये टॉक अबाउट मेरे बारे में आपने इतना बताया, मैंने ये जम के मैंने ये इतने रिकॉर्ड बनाए, उसका फायदा तब है जब मैं उस स्किल्स को, या भारत सरकार ने मेरे को एक चेयर दी है, उस चेयर का सही तरीके से इस्तेमाल करके मैं अपने देश के किसी युवा के, कि मेरी एक्सपर्टीज इस काम में है, अगर मैं उस स्किल को और रूल को थोड़ा रूल प्लानिंग से खेलते हुए अगर एक अपने भारत के नौजवान को अगर मैं मोटिवेट कर सकता हूं, तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट रिवार्ड फॉर मी। यकीन मानिए, मेरे को प्रेसिडेंशियल अवार्ड मिले हैं, नेशनल एडवेंचर अवार्ड 2 बार मिला है, विच इज अ मिरेकल। लेकिन आई डोंट थिंक किसी को भी ये एक क्लाइमर प्रेम उत्तराखंड से मैडम है, उन्हें मिला था, जब मेरे को फर्स्ट टाइम मिला था उन्हें उस समय लाइफ टाइम अचीवमेंट वाला बना था, तो शी इज द वन एंड आई एम द ओनली वन। सर दिस इज ह्यूज, सर दिस इज, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे इज दैट कि हम अपने काम से किसी की जिंदगी में क्या परिवर्तन कर सकते हैं, खास तौर से जिसके पास सब कुछ है वो तो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन जो एक मौके की तलाश में है। अब उदय की बात करते हैं, ही मेड एन एक्सीडेंट 2016 में ही ट्राई टू कमिट सुसाइड। उनका पैर कटा हुआ था, वो गिर गए थे अपने बच्चे के ऊपर, छोटे बच्चे का हाथ टूट गया, तो उस हाथ टूट कर देख करके जो बच्चे की दादी थी यानी उदय की मदर, शी कोलैप्स, शी गॉट इनटू हार्ट अटैक एंड ही वाज फीलिंग सो हेल्पलेस। मेरे को बताया उसने कि सर अगले दिन आई मेड अ सुसाइड अटेम्प्ट, कि मैं इतना असहाय हूं कि मैं ना अपनी माँ का ध्यान रख पा रहा हूं, ना बच्चे का ध्यान रख पा रहा हूं। सुसाइड के टाइम में जब ही वाज ट्राइंग टू मेक अ स्टूल रोप के ऊपर, तो बच्चा सा, पापा आप झूले की तैयारी क्यों कर रहे हैं? दैट टाइम समथिंग केम इन हिज माइंड कि नो, इस बच्चे ने वहां शुरुआत करी है। कोविड के टाइम में इसको काफी कुछ सहन करना पड़ा, प्राइवेट जॉब है, सिर्फ 8,000 रुपये तनख्वाह है, वो 80,000 रुपये फीस HMI की नहीं दे पाया था कोर्स करने के लिए, तो उसको फ्री में ट्रेनिंग कराया है, 3 बार ट्रेनिंग कराया, और इस बार फिर ऊपर लेके गए उसे। तो ये एक ऑर्गेनाइजेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो ऑफिशियल्स उस चेयर पे बैठे हैं, जिम्मेदारी बनती है कुछ तो करो, किसी को तो आगे बढ़ाओ। अपने रिकॉर्ड तो बहुत हो गए हैं, अगर इस बच्चे का रिकॉर्ड बनेगा, एंड आई एम गेटिंग इमोशंस, बट इट इज फैक्ट, आई एम टेलिंग यू, दिल से बोल रहा हूँ कि हिंदुस्तान में बहुत हौसला है, और खास तौर से जो हमारे
टैलेंट की कमी नहीं है हिंदुस्तान में, उनको पिकअप कीजिए, सपोर्ट कीजिए, दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। और फिर बोलूँगा, जब हम विकसित भारत और युवा भारत की बात करते हैं, वी नीड टू सपोर्ट आवर दिस काइंड ऑफ पीपल, अपना युवा जन, दिव्यांग जन जिन्हें जरूरत है। अपने लिए दुनिया जीती है, मैं भी जी रहा हूँ अपने लिए, जिया हूँ अपने लिए, जिया हूँ मैं, किया नहीं कि अपने लिए जिया ना। मैं बॉर्डर पे नहीं लड़ पाया क्योंकि मेरा वो डोमेन था, मेरी एक्सपर्टीज मेरे को नहीं बोलती, मेरे रूल्स नहीं बोलते कि आपको बॉर्डर पे गोली चलाने जाना, लेकिन सपोर्ट एलिमेंट है। लेकिन उसके साथ अगर मेरे को जिम्मेदारी मिली है, एक माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में मेरा काम क्या है, माउंटेनिंग ट्रेनिंग कराना है, लेकिन आउट ऑफ वे अगर एक मौका मिला एक उदय के लिए, अगर हर शख्स खड़ा हो जाए, तो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से उदय हैं, बहुत सारे उदय हैं। Sir, on this note, sir, I would like to say, अगर हमारे देश में there are more group captain जय किशन, पूरी इसमें से नहीं, see, this is again the grooming and the nurturing, NCC, Indian Air Force, है ना। जो मैं आज इतना बोल पा रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पा रहा हूँ, शुरुआत कहाँ से हुई मेरी? स्कूल से, परिवार से। एनसीसी ने प्लेटफॉर्म दिया, एनसीसी के बाद एयरफोर्स ने मेरे को प्लेटफॉर्म दिया, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मेरे को इतना कुछ सपोर्ट कर रही है कि आज हम मिशन K2 के प्लान कर रहे हैं। हिंदुस्तान में 4 माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट है और 70 साल का हमारा इस साल 70वीं एनिवर्सरी है HMI की। इन द हिस्ट्री ऑफ हिमालयन माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट दार्जिलिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, आई थिंक इज द फर्स्ट टाइम एक दिव्यांगजन को, जो कि सिविलियन बैकग्राउंड से है, ठीक है, उनको एक फॉरेन एक्सपीडिशन, और उस एक्सपीडिशन का नाम ही लिखा गया दिव्यांगजन एक्सपीडिशन। दिव्यांगजन एक्सपीडिशन किस लिए? ताकि हिंदुस्तान की पहचान जो ऑलरेडी है, हिंदुस्तान की छाप जो दुनिया में हर जगह है, उस छाप के ऊपर एक और छाप बना के आएगा हमारा दिव्यांगजन, ये भरोसा है। सर, आपने जिस फील्ड में भी गए सर, यू एक्सेल्ड इन दैट, मतलब चाहे जंपिंग हो चाहे माउंटेनियरिंग में, सो यू आर प्रिंसिपल ऑफ हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, आई डोंट थिंक सो। व्हाट्स नेक्स्ट सर? व्हाट इज द नेक्स्ट 10 years फॉर यू सर? मेरे को आई एम अ यूनिफॉर्म पर्सन, जहाँ भी मेरे को मौका दिया जाएगा, जिस काम के लिए बोला जाएगा, मैं उस काम को करूँगा और कर रहा हूँ। एंड आई लव टू बी अ वॉरियर, अ फाइटर। और अगर जोधपुर तो बॉर्डर जाके गोली मारने का मौका है तो वो भी कमाल करके आऊँगा। अगर मेरे को कॉम्बैट मिशन मिला कि यू हैव टू गो अलॉन्ग विद द गरुड़ फोर्स, ये फोर्स, चाहे उम्र कितनी भी, आई डोंट केयर, कि बाल सफेद थोड़े बहुत है, उम्र भी है, लेकिन इट डजंट मेक डिफरेंस। हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान की फौज से हैं, जो हुक्म मिलेगा वो किया जाएगा, हर हाल में किया जाएगा, और सफल होकर के आएंगे, और उसके लिए कितना बड़ा जोखिम उठाना पड़े। सर, आई थिंक सर, जब when I had started this brand, manifested to be able to meet people like you. This is what we had made the brand for, is to represent these passions sir, ये देशभक्ति, ये patriotism, जैसा आपने कहा, जो देशभक्ति भारतीयों की है, जितना तिरंगा से प्यार हमें है, मुझे नहीं लगता सर दुनिया में और कोई देशवासी को अपने झंडे से और अपने देश से इतना प्रेम है। वो अपनी देश को हम माँ बुलाते हैं सर। And sir, we stand for these things, sir, and we are so happy to be a part of this in whatever little way in this expedition. And with your guidance, sir, we would love to take the viewers on this journey of this expedition. And so, if you would like to just invite the viewers to join this expedition through us and witness what you are witnessing there firsthand, sir. And of course, it's a proud privilege for me to, as a head of the institute, as a leader of the, I won't say leader because I'll say, no, I'm the team member. I'll say Uday is the leader for this expedition, and I invite each one of you. You must follow this expedition and motivate and support Uday. वो उदय अपने लिए नहीं है, अपने लिए तो हम सभी हैं। वो उदय, उसका नाम उदय है, और जब 7,800 स्क्वायर फीट का तिरंगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची पीक पे जाएगा, तो उस उदय के साथ ही एक भारत के जितने दिव्यांगजन हैं, उन सबका एक उदय होगा। दिस इज व्हाट आई कैन टेल यू, एंड मार्क माय वर्ड, इट इज गोइंग टू हैपन। Sir, this has been really inspirational, sir, and thank you for coming on this podcast, sir. It's our pleasure. Jai Hind.